इंडियन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास NCERT के चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं जिसमें कि हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 13.20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा 16th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.21 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजिनेशन गिव 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, 2-मिथाइल ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस क्वेश्चन में वह ये कहता है कि आप कौन कौन से एल्कीन से हाइड्रोजिनेशन करके 2-मिथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग करना, एडिशन करना, और ये जो एडिशन होता है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड पर होता है। तो एक बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। आपको 2-मिथाइल ब्यूटेन बनाना है और किसी एल्कीन से बनाना है। तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि आप कौन कौन सी एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन से 2-मिथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले आएँ और उसका हाइड्रोजिनेशन करें तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 2-मिथाइल ब्यूटेन बनाने की, या फिर इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले आएँ और उसका हाइड्रोजिनेशन करें तो जा कर के 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। और एक पॉसिबिलिटी इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले कर के आने की हो सकती है, जिसके कि हाइड्रोजिनेशन से आपको 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन किसी भी एल्कीन से बनाने की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि अगर हम इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर के आएँ और उसका हाइड्रोजिनेशन करा दें तो जा कर के 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। यदि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर के आएँ और उसका हाइड्रोजिनेशन करा दें तो 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। तो ये वाला एल्कीन होगा। और यदि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर के आएँ और उसका हाइड्रोजिनेशन कराएं तो 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। तो ये वाला एल्कीन होगा। इनके IUPAC नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस ओर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इस ओर से नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में आया। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट 1-इन। यदि हम इस पर नंबरिंग करें तो इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट इन 2, और इसकी नंबरिंग करें तो हम इस सोर्स से कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूट इन 1। तो जो हमारे पॉसिबल एल्कीन होंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन को बनाने के लिए वह ये 3 होंगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.22 में वह कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट पार्ट में उसने 3 कंपाउंड दे रखे हैं, क्लोरोबेंजीन, 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जबकि सेकंड पार्ट में भी उसने 3 कंपाउंड दे रखे हैं, टोलीन, पैरानाइट्रोटोलीन और पैरानाइट्रोनाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने 3 कंपाउंड दे रखे हैं, क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और ये कहना चाहता है कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति सबसे तेज रिएक्शन करेगा। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वह नेगेटिव सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो जिस कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वह तेज़ी से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि Cl ग्रुप -I इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और -I इफेक्ट के अंतर्गत ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो कि क्लोरीन पर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर डोनेट कर देता है। अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन बेंजीन के अंदर डोनेट कर देगा तो बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो NO2 ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। प्लस आई इफेक्ट के अंतर्गत वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन न्यूक्लियस की ओर पुश कर रहा है, जबकि NO2 प्लस आई इफेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें फर्स्ट जो क्लोरोबेंजीन होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति तेज़ी से वह रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन न्यूक्लियस पर इंक्रीज़ कर देता है। जबकि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम लग रहा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और एक NO2 ग्रुप लग रहा है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन न्यूक्लियस पर, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इसके मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। और जबकि यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप लग रहे हैं, ये 2 NO2 ग्रुप तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे, जिससे कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन इस वाले क्लोरोबेंजीन में होगा, और इससे कम पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, और सबसे कम 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है। इसमें 3 कंपाउंड दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, सबसे तेज़ी से कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो आप जानते हैं कि CH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है और वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो CH3 ग्रुप है ये बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर पैरानाइट्रोटोलीन में CH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि NO2 ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर CH3 बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, जबकि NO2 ग्रुप जो होता है वो बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो टोलिन के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। तो इन दोनों में जो टोलिन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसमें 2 NO2 ग्रुप लग रहे हैं और दोनों ही NO2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रति सबसे कम एट्रैक्शन नाइट्रोबेंजीन शो करेगा। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोफाइल के प्रति जो होगा वो ये होगा, टोलिन सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जबकि पैरानाइट्रोटोलिन उससे कम, और नाइट्रोबेंजीन सबसे कम इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.23 में वह कहता है कि आउट ऑफ बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलिन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट ईजिली एंड वाई। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 13.22 क्वेश्चन से मिलता जुलता है, जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में वह ये कहना चाहता है कि बेंजीन, टोलिन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का हमने नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो कौन सा तेज़ी से नाइट्रेशन रिएक्शन देगा। तो यदि आप नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वह कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंसनट्रेट HNO3 के द्वारा होती है, और इसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर पहले H2SO4 H आयन में और HSO4 आयन में टूट जाएगा। ये जो H आयन है ये सांद्र HNO3 से रिएक्शन करके
इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। यहाँ पे मैंने सांद्र HNO3 को HONO2 के रूप में लिख दिया है। ये जो OH है वह H से रिएक्शन करके H2O बनाएगा और NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करेगा और उस बेंजीन न्यूक्लियस पर तेज़ी से अटैक करेगा जिस पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल वह होते हैं जिन पर कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वह उन सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिन पर कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NO2 ग्रुप एक +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि ये बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो NO2 ग्रुप है ये बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा, जबकि यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि टोलिन, मेटाडाइनाइट्रोवेंजीन और वेंजीन का यदि हम नाइट्रेशन कराएं तो उसका क्रम सबसे अधिक टोलिन में, टोलिन नाइट्रेशन के प्रति बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा, उसके बाद वेंजीन और सबसे लास्ट में मेटाडाइनाइट्रोवेंजीन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिव होगा। उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है टोलिन के बाद बेंजीन और बेंजीन के बाद मेटाडाइनाइट्रोवेंजीन, ये इसका क्रम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.24 में वह कहता है कि सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग एथाइलेशन ऑफ वेंजीन। तो इस क्वेश्चन में ये वह कहना चाहता है कि जब आप वेंजीन का एल्काइलेशन करते हैं, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक पार्ट है, तो उसमें आप एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के स्थान पर आप और कौन से लुईस एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक दो बातें समझनी है। लुईस एसिड वह होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। यदि हम एल्काइलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है वह AlCl3 से इस प्रकार से रिएक्शन करता है कि जो Cl है वो इस AlCl3 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है और यहाँ पे AlCl4 आयन बनेगा, जबकि R पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वह इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ये उस सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा जिस पर कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और हम जानते हैं कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं, तो ये बेंजीन पर जाकर के अटैच हो जाता है। तो वह ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन में कि आप इस एनहाइड्रस AlCl3 के स्थान पर और कौन से लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, लुईस एसिड वह मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आप AlCl3 के स्थान पर जो अन्य लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं वह है एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसी के साथ SnCl4 ये भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है, और BF3 मॉलिक्यूल आप एनहाइड्रस AlCl3 के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। आइए हाइड्रोकार्बन लेसन नंबर 13 के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13.25 में वह कहता है वाई इज द बुट्स रिएक्शन नॉट प्रीफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन containing odd number of carbon atoms. Illustrate your answer by taking one example. इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वह ये कहना चाहता है कि जो बुट्स रिएक्शन है उसके द्वारा हमको ऑड नंबर ऑफ एल्केन क्यों नहीं मिलते हैं, केवल ऐसे एल्केन ही क्यों मिलते हैं जिनमें कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन होते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, बुट्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं तो हमको एल्केन मिलते हैं। यहाँ पर जो एल्केन है इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस होता है
यहाँ पर जो हमको एल्केन मिलेंगे उनके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या ऑड नहीं होती है, केवल वह इवन कार्बन नंबर वाले ही होते हैं। अर्थात इस बुट्स रिएक्शन के द्वारा हमको C2H6 मिल सकता है, C4H10 मिल सकता है, C6H14 मिल सकता है। इन सब एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये बुट्स रिएक्शन के द्वारा मिलते हैं। जबकि ऑड नंबर वाले जो एल्केन हैं जैसे कि C3H8, C5H12, C7H16 ये हमको क्यों नहीं मिलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने सामने एक एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पे हमने CH3Cl की रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराई है। तो हमको यहाँ पर एथेन मिलता है जिसके अंदर 2 कार्बन परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से C2H5 की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने सोडियम मेटल से कराई है। तो हमको ब्यूटेन मिलता है जिसके अंदर 4 कार्बन परमाणु हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हम बुट्स रिएक्शन कराते हैं और इधर 1 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड होता है तो हमको 2 कार्बन वाले एल्केन मिल जाते हैं, और जब 2 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड होते हैं तो हमको 4 कार्बन वाले एल्केन मिल जाते हैं। यदि हमको 5 कार्बन एटम वाला एल्केन चाहिए होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। तो हमको ये 5 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। लेकिन आप यदि इधर देखें, यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है। तो जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रही होगी उसमें बहुत सारे 2 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड होंगे, और 2 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड आपस में 2 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर जाएंगे, जिससे कि 4 कार्बन वाले एल्काइल हमको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है, और जिस वेसल में ये बुट्स रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे बहुत सारे 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड होंगे, और वह अन्य 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके 6 कार्बन वाले एल्केन हमको प्राप्त होंगे। तो ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हमको बुट्स रिएक्शन के द्वारा ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन मिल सकते हों, क्योंकि अधिकतर इस रिएक्शन के द्वारा ऐसे ही एल्केन मिलेंगे जिसमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या इवन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की हमने एक सेपरेट रिएक्शन मैकेनिज्म का हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमने एक टेलीग्राम पर एक अपना चैनल शुरू किया है जिसका नाम आर्य केमिस्ट्री कोचिंग है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालते रहते हैं, और जो टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आप उनको करके अपने टॉपिक को और अधिक क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये लेसन नंबर 13 हाइड्रोकार्बन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। यदि आपको कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं।